चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज की क्लास हमारी एक स्पेशल क्लास है जो कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में आपको एक रामबाण साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको ऐड किए गए हैं जो अभी तक आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं जिसमें आपके MSN, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी के क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आपके कवर किए जाएंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें जिससे आपको कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको आते ही आते हैं। मैं ये गारंटी आपको इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके प्रीवियस जो सिलेबस रहे हैं या फिर जो आपका अपकमिंग सिलेबस अपडेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। और जो भी लोग MP ESB के थ्रू जो ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हैं स्पेशली स्टाफ नर्स के लिए अपकमिंग टाइम में, उनके लिए सभी पेपर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जिनका भी नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा सीरीज़ वाइज मटेरियल अवेलेबल है विथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन के। और जिनका भी पेपर अभी अपकमिंग टाइम में CHO के लिए है तो ऑल स्टेट वाइज CHO पेपर्स अवेलेबल हैं। CHO 2019 से स्टार्ट हुआ तो 2023 तक में जितने भी पेपर हुए हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है आपके लिए, एग्जाम्पल ऑफ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, कार्पल्स एंड टार्सल्स जॉइंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको एग्जाम में आता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आएगा, या फिर आपको साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए हिंज जॉइंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कौन सा है? वो है आपका हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। कौन सा? हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की कैटेगरी में आएगा। अब जॉइंट्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपको कि वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आपके जॉइंट्स के और क्लासिफाइड टाइप होते हैं उसमें आएगा आपका। तो वो हो गया यहाँ पे हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं इनमें जनरली कोलेजन फाइबर क्या है? फाइब्रस टिश्यू रहेंगे जो कि मेनली कोलेजन से मिलके बने हुए रहेंगे। और जो फिक्स जॉइंट्स हैं क्या है? फिक्स जॉइंट्स होंगे, जैसे कि स्कल के बीच में रहने वाले जॉइंट्स हो गए। मेनली जो स्कल जॉइंट्स हैं वो कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स होंगे जो कि यहाँ पर बोन्स के बीच में रहेंगे, जो क्या कहलाते हैं? सूचर्स। क्या कहलाते हैं? सूचर्स। आपको याद रखना है जो स्कल जॉइंट्स है वो कौन से हैं? वो है फाइब्रस जॉइंट। और जो मेनली यहाँ पर जब 2 बोन्स के बीच में स्कल में जॉइंट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सूचर्स। नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, जो कि कार्टिलेज यहाँ पर रहेगा जिसमें फाइब्रोकार्टिलेज और या फिर हाईलाइन कार्टिलेज दोनों तरीके के कार्टिलेज टिश्यूज हैं रहेंगे। इनके बीच में मूवमेंट रहेगा, लेकिन उतना मूवमेंट नहीं होगा जो साइनोवियल जॉइंट्स में होगा। साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब जहाँ पर एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि बोन्स को फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं जैसे कि मैन्यूब्रम और स्टर्नम के बीच में हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में हो गया, या फिर वर्टिब्रा के बीच में हो गया। जो वर्टिब्रल डिस्क होती है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जुड़ी हुई होती है वर्टिब्रल डिस्क, उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से हैं? वो है कार्टिलेजियस जॉइंट। फिर नेक्स्ट वन आता है साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे जॉइंट्स जिनमें मूवमेंट होगा। क्या होगा? एक स्मूथ मूवमेंट होगा, जिनके चारों तरफ जो जॉइंट कैविटी है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा जो कि एक लेयर से क्या रहेगा? कवर रहेगा। अब इस साइनोवियल फ्लूइड का जो काम क्या होता है, जितना भी जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स उनमें क्या करेगा? फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करेगा। आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है, स्पेशली कहते हैं गठिया हो रहा है। तो यहाँ पर जो जिसके कारण जो फ्लूइड है, जिसके कारण एक पेन बढ़ता है, यही फ्लूइड कहलाता है कौन सा?
साइनोवियल फ्लूइड। अब यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और शेप के इन जॉइंट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लानर, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर जो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो तो आपका हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। हिंज जॉइंट में आपका एल्बो, नी और एंकल ये वाले जॉइंट्स आएंगे। फिर ग्लाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक बोन्स क्या हो रही है, स्लिप होती है, तो वो कार्पल्स और टार्सल्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो जॉइंट्स हैं। पाइवोट जॉइंट जनरली हेड और रेडियो अल्नर जॉइंट्स में आएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या पढ़ लिया हमने, बेसिक पढ़ लिया जॉइंट्स के बारे में जो आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द बफेलो हम्प इज सीन इन विच डिसीज। बफेलो हम्प किस डिसीज में देखने को मिलेगा? कुशिंग सिंड्रोम में, सिफिलिस में, लॉर्डोसिस में कि काइफोसिस में? बफिंग हम्प जो आपने भैंस के ऊपर जो कुबड़ जिसको हम कहते हैं उस तरीके का कुबड़ आपको देखने के लिए किस डिसीज में मिलेगा? तो यहाँ पर जो बफेलो हम्प देखने को मिलता है ये देखने को मिलेगा आपको किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में। किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, मतलब जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाए, या तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाहर से आ गया या फिर अंदर से ही बना, तो क्या कहलाएगा? कुशिंग सिंड्रोम। और जो बफेलो हम्प की बात हो रही है इस तरीके से, कुशिंग सिंड्रोम में आपकी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने के कारण होगा ये। और इसमें कभी कभी क्या होगा कि जो मेडिकेशन है, आप यदि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं किसी और डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो डिसीज़ तो ट्रीट होती ही होती है, उसके कारण यदि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो आपको कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो फैट पैड है आपके अपर बैक में, बेस ऑफ द नेक के यहाँ पर बढ़ेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? बफेलो हम्प। क्योंकि कुबड़ भी आप इसको कह सकते हैं कि जो भैंस के ऊपर जो कुबड़ टाइप से रहेगा, आपने ऊँट के ऊपर देखा होगा जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ पर बफेलो हम्प की बात हो रही इस तरीके से रहेगा। तो एक इसका क्लासिकल साइन है कुशिंग सिंड्रोम का। नेक्स्ट वन इज क्विलिन साइन इज सीन इन। ये क्वेश्चन आया है कई बार, स्टाफ नर्स एग्जाम में आया है। क्विलिन साइन किस में देखने को मिलेगा? ऊफोराइटिस, पैंक्रेटाइटिस, जिंजिवाइटिस की लैरिंजाइटिस में। क्विलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन, दो तरीके के साइन देखने को मिलते हैं किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। जिंजिवाइटिस में तो गम्स का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा, लैरिंजाइटिस में लैरिंग्स का होगा। तो यहाँ पर जो क्विलिन साइन बचता है किसमें आएगा? पैंक्रेटाइटिस में। ये देखिए यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू के यहाँ पर जो अम्लाइकल है आपकी, अम्लाइकल के यहाँ पर सुपरफिशियल एडिमा विथ ब्रशिंग द सबक्यूटेनियस फैटी एसिड फैटी टिश्यू अराउंड द पेरी अम्लाइकल रीजन, जिसको पेरी अम्लाइकल इकोमोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्विलिन साइन। एक होता है ग्रे टर्नर साइन। ये दोनों साइन पैंक्रेटाइटिस में ही देखने को मिलेंगे। कौन से? ग्रे टर्नर साइन और क्विलिन साइन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंट। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है 10 से 19 साल तक की, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, सो अकॉर्डिंग टू दैट जो एडोलेसेंट का डेथ का मेन रीजन है वो क्या है? सुसाइड, एक्सीडेंट, स्ट्रेस एंड इलनेस, कम्युनिकेबल डिसीज। तो एडोलेसेंट एज में जो मेन रीजन है डेथ का वो होता है क्या? एक्सीडेंट। क्या है? एक्सीडेंट। अब ये एक्सीडेंट कहीं से गिर के हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जनरली अडल्ट में मैन आएगा। तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट ड्राउजीनेस के कारण भी हो सकता है। तो क्या है? एक्सीडेंट एक मोस्ट कॉमन कॉज है टीनेजर्स में डेथ का। होमिसाइड भी हो सकता है, आफ्टर दैट सुसाइड हो सकता है, लेकिन जो मेन लीडिंग कॉज है टीनेजर और एडोलेसेंट में वो ये फर्स्ट वन होता है एक्सीडेंट, फिर होता है होमिसाइड, सुसाइड, कैंसर एंड हार्ट डिसीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्रग दैट रिलीव्स फ्लैचुलेंस इज नोन एज। ऐसी मेडिसिन जो आपको फ्लैचुलेंस मतलब जो आपको गैस बनती है उससे राहत देंगी, वो कौन सी मेडिसिन कहलाएंगी?
कार्मिनेटिव्स, एंटासिड्स, परगेटिव्स या फिर एस्ट्रिजेंट्स। तो यहाँ पर ऐसी मेडिसिन जो आपको गैस से रिलीफ देंगी वो कहलाते हैं कार्मिनेटिव एजेंट। कौन से? कार्मिनेटिव एजेंट। परगेटिव और लैक्सेटिव्स क्या है? परगेटिव और लैक्सेटिव्स क्या है आपके? एस्पिरेंट्स। ऐसे सब्सटेंस एंड स्टूल को लूज करेंगे यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने में यूज़ किए जाएंगे। सब एस्ट्रिजेंट्स क्या है? लोशंस हैं जो कि आपकी यदि स्किन पे कुछ ब्लीडिंग वगैरह होती है, माइनर एब्रेशन है, छिला कटा हुआ है, तो उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट। ये कुशिंग सिंड्रोम नहीं है, यहाँ पर कुशिंग ट्रायड की बात हो रही है। सभी सिम्टम कुशिंग ट्रायड के हैं किसी एक को छोड़कर। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया फिर ब्रेडिप्निया। कुशिंग ट्रायड होता है जब आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो। कब? जब आपका आईसीपी प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब कुशिंग ट्रायड देखने को मिलेगा। ट्रायड का मतलब होता है 3 चीज़ें, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कुशिंग ट्रायड में डायस्टोलिक बीपी नहीं बढ़ता है, बाकी सिस्टोलिक बढ़ेगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिप्निया होगा। ब्रेडिप्निया का मतलब है कि जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या फिर रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होगी, आपकी पल्स रेट कम होगी। डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा लेकिन सिस्टोलिक बीपी यहाँ पर आपका नहीं बढ़ेगा। तो क्या है? कुशिंग ट्रायड। अब यहाँ पर कुशिंग ट्रायड में आईसीपी के कारण जो यहाँ पर यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो इसके कारण क्या होगा? कुशिंग ट्रायड होगा। तो कुशिंग ट्रायड में हमेशा बीपी बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। और जनरली जब हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्रेन हर्निएशन हुआ हो या फिर किसी के लिए आईवी रूट के थ्रू एपिनेफ्रिन या फिर कोई अदर ड्रग दी हुई हो तब। शॉक में यदि इसी के शॉक के जो 3 ट्रायड सिम्टम होते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, पल्स बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, तो ये शॉक के ट्रायड सिम्टम होंगे। लेकिन आईसीपी बढ़े हुए के सिम्टम कुशिंग ट्रायड कहलाएगा। और आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, पल्स रेट घटेगी, रेस्पिरेशन घटेगी। शॉक में इसके अपोजिट होंगी ये तीनों चीज़ें। एक यहाँ पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ऐसी डिसीज़ हैं इसके क्लासिकल साइन दिए हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का आता है 3 पीस सिम्टम्स होते हैं जिसमें पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। अस्थमा का वीजिंग ऑन एक्सपीरेशन एग्जाम में आता है, जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपको सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। बैरल चेस्ट और एम्फाइसीमा मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। परनीसियस एनीमा में बीफ लाइक टंग होगा आपका। डीबीटी का जो साइन आता है वो आपको आता है हॉमन साइन। क्या है? हॉमन साइन। और कुछ साइन है यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें चारकोट ट्रायज निस्टैग्मस होगा, डिसअरेथिया होगा, इंटेंशन ट्रिमर्स होंगे। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 जो डिसीज़ होती हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ आउटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एक और है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक क्लबिंग ऑफ फिंगर है, ये भी आपको हार्ट डिफेक्ट में देखने को मिलेगी, एग्जाम में आपको आता है। तो आप इन 2 पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये क्लासिकल साइन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको नेक्स्ट वन, इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। माइस्थेनिया ग्रेविस का मरीज है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जा रही है, तो ये क्यों इफेक्टिव होगी? तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिमूव्स एंटीबॉडीज दैट इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या रहेंगे? डैमेज होने लगते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यदि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है
तो जो आपकी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उनको क्या करेगी ये, उनके प्रोडक्शन को कम करने का काम करेगी। और जब उनका प्रोडक्शन कम होगा तो ये अपने आप आपकी बॉडी में क्या है, अपने आप आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, सही सेल्स हैं, उनको मारना कम कर देगी। इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी माइस्थेनिया ग्रेविस के मरीज में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फ्लेयल चेस्ट इज सीन इन, फ्लेयल चेस्ट किस में देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन में, कार्डियक फेलियर में, रिस्ट फ्रैक्चर में कि डायफ्राम हर्निएशन में। फ्लेयल चेस्ट या फिर हम फ्लोटिंग चेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं, तो ये देखने को मिलेगी आपको रिब्स फ्रैक्चर में, यदि किसी एक्सीडेंट के बाद। ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल चेस्ट होगा आपका, इस तरीके से होगा, लेकिन फ्लेयल चेस्ट में जो फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है, फ्रेगमेंटेड पार्ट है जो फ्रैक्चर के बाद जो चेस्ट के, तो यहाँ पर रिब्स के क्या रहेंगे आपके लिए, एक तरीके से फ्लोट होते हुए रहेंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फ्लेयल चेस्ट। वो कब होंगे, इंस्पिरेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर फ्लेयल चेस्ट एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, जब when a segment of ribcage breaks due to trauma and becomes detached from the rest of the chest wall, चेस्ट वॉल से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे जो रिबकेज से, तब ये क्या कहलाएगा, फ्लेयल चेस्ट। और ये देखने को मिलेगा रिब्स फ्रैक्चर में। और रिब फ्रैक्चर कब होगा, जब आप कहीं से गिरेंगे या फिर आपको कोई चोट लगेगी तब। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रिब्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड यूरिया मीन्स, तो चाइल्ड यूरिया का मतलब क्या है, टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। चाइल्ड यूरिया का मतलब होगा मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, क्या है, यूरिन आपको वाइट टाइप की देखने को मिलेगी। तो क्या है यहाँ पर, चाइल्ड यूरिया। नेक्स्ट वन, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू, तो एग्जाम में आपको आता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा, वाइट स्पॉट, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या फिर रिफ्रैक्टिव एरर। आपने सभी पढ़ी हैं अब, लेकिन यहाँ पे है सभी आँखों की प्रॉब्लम, लेकिन विटामिन ए की कमी से होगी, वो होगी आपकी कौन सी, बाइटॉट स्पॉट्स, कौन सी, बाइटॉट स्पॉट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, बाइटॉट स्पॉट। जरूरी नहीं है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूछे तो वो कैटरैक्ट होगी, ग्लूकोमा होगी, रिफ्रैक्टिव एरर होगी, बाइटॉट स्पॉट होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी जिसको हम रतौंधी कहते हैं, रात में कम दिखाई देगा, और ज़ीरोफ्थेल्मिया होगा। लेकिन जो विटामिन जो आँखों की और अदर प्रॉब्लम है उनमें, जैसे कि कैटरैक्ट, नॉर्मल लेंस होते हैं उनमें क्या होगी, क्लाउडिंग, ओपेसिटी रहेगी। ग्लूकोमा में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है बढ़ा हुआ होगा, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर में आपकी आँखों का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण लाइट आपकी आँखों में पड़ती है वो प्रॉपर तरीके से आप या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप चीज़ें नहीं देख पाएंगे, ब्लड इमेज रहेगी। तो उसमें आता है फिर मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहेंगे, हाइपरोपिया जिसमें दूरदृष्टि दोष आ जाएगा, प्रिस्बायोपिया जिसमें एज के साथ साथ आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। एग्जाम में आपको आता है प्रिस्बायोपिया, दैट मीन्स लॉस ऑफ नियर विजन विद द एज। एस्टिग्मेटिस जिसको आप बहंगापन कहते हैं, कि देख कहीं रहे हैं और देख कहीं रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको देख रहे हैं, तो क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट वन इज द टिटेनस ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव बाय द, टिटनस के जो ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, वो किस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑटोक्लेव में, फ्लेमिंग में, फ्यूमिगेशन में कि बॉइलिंग में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि आप 100 डिग्री तक पानी बॉईल कर लो तब भी वो बैक्टीरिया भले मर जाए लेकिन उनके स्पोर्स नहीं मरते। ऐसे ही फ्यूमिगेशन में, फ्यूमिगेशन ओटी के लिए ही ठीक रहेगा क्योंकि गैस के फॉर्मेल्डिहाइड गैस जनरली यूज़ की जाएगी। फ्लेमिंग में आग में भी नहीं जलेंगे। ऑटोक्लेविंग एक ऐसी मेथड है जिसमें कोई सा भी बैक्टीरिया वायरस हो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना उसके स्पोर सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर टिटनस के ऑर्गेनिज्म में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑटोक्लेविंग में। नेक्स्ट वन, इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर की कौन सी स्टेज में, तो कैंसर है ब्लैडर और रेक्टम तक फैलेगा, 3B, 4A, 2A या फिर 4B में।
तो सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। रिसेंट में वैक्सीन आ गई है, सर्वावैक्स वैक्सीन आई है उसके लिए, जो भारत बायोटेक है वो उसको बनाने वाली है। कुछ साल में या फिर कुछ मंथ में स्कूल एज चिल्ड्रंस को स्कूल में ही लगवाई जाने स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन पहले से मार्केट में अवेलेबल थी सर्वाइकल के लिए वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंट करने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर जो जब सर्वाइकल कैंसर ब्लैडर और रेक्टम एरिया में फैल जाए तब कौन सी स्टेज का कहलाएगा? 4th A। कौन सा? 4th A। अब यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के लिए जब एक कैंसर जो एडजेसेंट ऑर्गन, आसपास के जो ऑर्गन है वहाँ पर फैलेगा तब हम इसको कहेंगे 4th A। जैसे कि रेक्टम और ब्लैडर में जब एक कैंसर जो डिस्टेंट लोकेशन है, मतलब जैसे कि रेक्टम और ब्लैडर तो सर्विक्स के पास में हो गया, तो पास वाले ऑर्गन के पास फैलता है तो 4A के स्टेज में आएगा, 4A कैटेगरी में आएगी। लेकिन जब एक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर फैल के डिस्टेंट लोकेशन जैसे बोन्स हो गई, लंग्स हो गई, लिवर, यहाँ पे फैलता है तो आपको कहना है कि 4th B। याद रखें, यदि आसपास के ऑर्गन के लिए कहते हैं, रेक्टम पूछ लें, ब्लैडर पूछ लें, वेजाइना पूछ लें, तब आप कहेंगे 4th A। लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन दूर है जैसे लंग्स हो गया, चेस्ट हो गया, बोन्स हो गया, यहाँ पे कहते हैं तो 4th B। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायग्नोस करते हैं डायबिटीज़ के लिए तो कंफर्मिंग कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा? FBS लेस देन 126 और PPBS लेस देन और इक्वल टू 200। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल लेस देन और इक्वल टू 126 और जो पोस्ट प्राइडल ब्लड शुगर लेवल है मतलब खाने पीने के बाद मोर देन और इक्वल टू 220। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर? कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन, पर्सन हुज वेट इज 80 kg एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्रिटेटेड एज। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको वजन कुछ और दे सकते हैं, हाइट सेंटीमीटर में ही देते हैं, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर यदि पर्सन का वजन 80 किलो है, हाइट 156 सेंटीमीटर है, पर्सन की BMI निकल के क्या आएगी? अंडर वेट होगा, ओबीज होगा कि हेल्दी होगा? ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन की हाइट कितनी है? 156 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 5 फुट के आसपास इसकी हाइट हो गई। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, वजन 80 किलो है जो कि 50 के आसपास होना चाहिए, तो पर्सन कैसा निकलेगा? ओबीस कैटेगरी का। हमेशा BMI से क्वेश्चन आता है, या तो फॉर्मूला आ सकता है, तो फॉर्मूला क्या है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यदि BMI लेस देन 18.5 हो, BMI कितनी हो? लेस देन 18.5 हो, तो एक इसमें आएगा अंडरवेट कैटेगरी में। यदि लेकिन 18.5 से लेके 24.9 तक मतलब पर्सन क्या है? हेल्दी वेट में है। निकलेगी कैसे? जो फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है आपको वजन दे दें, हाइट दे दें, BMI निकालना है आपको, फिर आपको बताना है कि पर्सन क्या है? ओबीज है, अंडरवेट है, हेल्दी है कि ओवरवेट की कैटेगरी में है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कोरिएजा, कफ है, कंजक्टिवाइटिस है, 3 क्लासिकल साइन है, किसमें देखने को मिलेंगे? मम्स, मीजल्स, रूबेला की टाइफाइड में। ये तीनों क्लासिकल साइन देखने को मिलेंगे किसमें? मीजल्स में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स एक्सेप्ट। सभी यहाँ पर वाटरबॉर्न डिसीज हैं जिनका वेक्टर क्या है? इंसेक्ट है, मॉस्किटोज हैं, किसी एक को छोड़कर। डेंगू का है एडिस, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड की मलेरिया, किसका जो वेक्टर है? वाटरबॉर्न डिसीज है सब कुछ।
लेकिन वाटर बॉर्न डिसीज़ होने के अलावा ये डिसीज़ क्या है, ना तो इंसेक्ट वेक्टर से इनके, ना ही मॉस्क्यूटो वेक्टर हैं। तो ये होगी आपकी टाइफॉइड, क्योंकि टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगी, ये किसी इंसेक्ट से या फिर मॉस्क्यूटो से नहीं हो रही है, इसीलिए कौन सी प्रॉब्लम होगी, टाइफॉइड। नेक्स्ट वन इज मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, 1962, 1972, 1982 या फिर 1952। मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में। की क्लास का जो क्वेश्चन है, जो मेटक्लोप्रामाइड है, जनरली जो रेडियोथेरेपी दी जाती है या फिर कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसके बाद जो मॉर्निंग सिकनेस टाइप से रहेगी या फिर नोजिया वॉमिटिंग होगा, उसको प्रिवेंट करने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि एंटी एमेटिक है, एंटी सिकनेस मेडिसिन है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है, वो है पार्किंसन रिएक्शन या फिर बॉडी में ट्रिमर्स आना, थोड़ा बहुत ये क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट, डिजनेस फील होना। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड टू टेक सुक्राल्फेट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर डिसऑर्डर। द नर्स शुड इन्फॉर्म द पेशेंट टू टेक दिस ड्रग एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम। तो यहाँ पर जो सुक्राल्फेट मेडिसिन दी जा रही है पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर नर्स कौन सा टाइम कहेगी कि आप इस टाइम पर इस मेडिसिन को लीजिए। ऑप्शन में विथ ईच मील एंड स्नैक, 1 hour बिफोर एंड ईच मील आफ्टर एंड एट बेड टाइम, 1 hour आफ्टर ईच मील एंड एट बेड टाइम, फिर 3 times a day। तो ये सुक्राल्फेट मेडिसिन है जनरली कब दी जाती है, जब आपको अल्सर हो, या फिर जो सुक्राल्फेट मेडिसिन है इसका यूज़ अल्सर के साथ साथ, गैस्ट्रिक अल्सर के साथ साथ, यदि आपको पेप्टिक अल्सर टाइप से भी फील हो या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो, तो इस केस में दी जाती है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या कहेंगे पेशेंट को कि एक मेडिसिन लेना है आपको ईच मील एंड एट अ बेड टाइम, सुबह के खाने के पहले एक लेनी है और खाने के पहले तो कब लेना है, 1 hour बिफोर, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सुक्राल्फेट से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो। तो यहाँ पर जो भी पेप्सिन है उनको क्या करेगा ये, और जहाँ पर स्पेशली अल्सर है सुक्राल्फेट क्या करेगा, वहाँ पर एक कोटिंग का काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर सुक्राल्फेट का जो काम क्या है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो पेप्सिन है उसके एक्शन को क्या करना, कम करना, या फिर जो पेप्सिन रिलीज हो रहा है जहाँ पर अल्सर है तो वहाँ पर क्या करना, कोटिंग कर देना, एक तरीके से कवर कर लेना उस अल्सर को, एक इसका काम है सुक्राल्फेट का। तो जब भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी पेशेंट को, तो कहा जाएगा कि आप इसको खाने के पहले लें, ईच मील, दैट मीन्स यदि आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके पहले और आफ्टर इवनिंग में। नेक्स्ट वन इज स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो क्या है, 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल एंजाइम HMHCoA। तो यहाँ पर जो HMHCoA मेडिसिन है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है, सिम्वास्टेटिन, नियास्पेन या फिर फिनोवाइब्रेट या फिर क्वेस्ट्रेन। तो ये मेडिसिन है जो जनरली एग्ज़ाम में आपको आती हैं, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी लोग SGPGI का पेपर देने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, जो भी लोग डाइट पर रहते हैं या फिर उनको वेट लॉस कम करने के लिए मेडिसिन है जो दी जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसका वो क्या है, वो है सिम्वास्टेटिन। क्या है, सिम्वास्टेटिन। जो भी लोग को ओबेसिटी है या फिर कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी ये मेडिसिन। बट जनरली कोई भी मेडिसिन है इस डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी। इस टाइप की मेडिसिन के साथ में डॉक्टर आपकी डाइट, मेडिसिन के अलावा आपकी डाइट और एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ही मेडिसिन का नाम बताया है, आपको यहाँ पर 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर क्लास की
जितनी भी मेडिसिन आती है उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जरूरी नहीं आपको सिम्बास्टेटिन ही एग्जाम में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो हमने हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या है? एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, प्रॉपर एडजुवेंट एनवायरनमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, a sound body and a sound mind, living with a sound family surrounded by a sound environment। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है, और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या होगा? साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड एंड लिविंग इन अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। जो शांत आपकी बॉडी है, दिमाग भी शांत होना चाहिए। कब रहेगा? जब आपकी फैमिली और आपके आस पड़ोस का माहौल शांत रहेगा। तो इसीलिए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हेल्थ को क्या बताया गया है कि साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड, लिविंग विथ अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। तो भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1966 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1987 में? तो स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया डिक्लेयर हुआ था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। और ये डिक्लेरेशन कौन देता है? WHO। नेक्स्ट वन इज, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रूड बर्थ रेट क्या है, या फिर इसको कैलकुलेट कब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो पॉपुलेशन असेस की जाती है क्रूड बर्थ रेट से, वो कब की जाती है? कौन सा एक जो व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम है जो यहाँ पर यूज़ किया गया, कौन सा दिन है जो डेट है जो यूज़ की जाती है CBR के लिए? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून। तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो डेट है, वो कौन सी होती है? वो होती है 1 जुलाई। यदि फॉर्मूला पूछे आपको, हो सकता है क्रूड बर्थ रेट निकालने को पूछे, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है पहले जान लेते हैं। द क्रूड बर्थ रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो यहाँ पर जो क्रूड बर्थ रेट है ये जनरली रेशियो के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। यदि आपको ये लाइन एग्जाम में लिखी आ जाए तो आपको क्या मार्क करना हो? क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पर यदि क्रूड बर्थ रेट आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पीपल इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर CBR का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ, जितनी भी जो आबादी है वहाँ पर जितने जन्म हुए हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसको आपको क्या करना है? 1000 से जो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितने जन्म हुए हैं एक साल में और जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस टाइम की इंटू 1000। तो यदि यहाँ पर एग्जाम्पल में तो USA की 2005 की पॉपुलेशन बताई है, यदि आपको इंडिया की पॉपुलेशन दे दी जाए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बर्थ है। यदि 2020 का पूछा जाए तो 2020 में आपको यहाँ पर लिखना है कितने जन्म हुए हैं, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है, वो इंटू 1000 करके आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, जो आपकी क्या निकलेगी? CBR निकलेगी। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में CBR निकालने के लिए पॉपुलेशन बताई जाएगी और जन्म बताया जाएगा कि इतने हैं जो बर्थ हुए हैं इस साल में। देन आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, जो CBR है वो कैलकुलेट करके। हु प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? फेमस थ्योरी है जर्म थ्योरी, जिसमें पॉजिटिव एजेंट का है जो होस्ट से किस तरीके से कनेक्शन हो गया, फिर किस तरीके से डिसीज कॉज करेगा, वो है जर्म थ्योरी। दी किसने थी? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहॉक या फिर एम्ब्रॉयस पैरे। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग, जो जर्म थ्योरी है डिसीज की, इसके अकॉर्डिंग सर्टेन डिसीज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल बी सीन एक्सेप्ट थ्रू माइक्रोस्कोप। जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, इन्वेड हो जाएंगे और कुछ माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट वन इज
अ गुड इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्री इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंट्री में जो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो यहाँ पर आपको बताना कि अच्छा इंडिकेटर कौन सा है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज आपको देनी है अपनी कंट्री में, तो कैसे है जो इफेक्टिव होगी वो, या फिर ये कह सकते हैं कि किस तरीके से सही तरीके से हम है जो दे सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सही से जो हेल्थ केयर है वो दी गई है या नहीं। ऑप्शन में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हॉस्पिटल बेड एक्यूपेसी रेट, दैट मीन्स कितने बेड फुल हैं हॉस्पिटल में वो रेट, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेलीज का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, याद रखना है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो यहाँ पर गुड इंडिकेटर है जो अवेलेबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस का हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके इंडिया में या फिर हर एक देश का, वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होगा इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों की डेथ का होना। यहाँ पर आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है, आपसे IMR कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं, और डेलीज का जो फुल फॉर्म है भी याद रखें। नेक्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन infectious agent and the appearance of the first sign symptom of a disease is known as। तो ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड होना मतलब एंटर हो जाए और पहले लक्षण शो करे, साइन सिम्टम्स शो करे डिसीज के, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पीरियड, लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड है जो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्वारंटाइन भी आता है, तो क्वारंटाइन का मतलब होगा जो हेल्दी पीपल है, यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हैं लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं, तब भी आपको उतने टाइम के लिए सुरक्षित जगह पर रख दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन पीरियड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो MMR का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन द सेम एरिया एंड द सेम ईयर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड द ईयर। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। नॉमिनेटर होता तब आप अलग मार्क करते, लेकिन डिनोमिनेटर पूछा है तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया। पर डिनोमिनेटर पूछते हैं तब आपको क्या करना है? लाइव बर्थ। यहाँ पर पूरा याद नहीं रहता आपको, लाइव बर्थ याद रखें। और न्यूमरेटर पूछते हैं तब क्या करना है? मैटरनल डेथ। और यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों आते हैं। यदि न्यूमरेटर पूछे तो मैटरनल डेथ कब से लेके, कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 डेज बाद तक भी यदि मैटरनल डेथ हो जाती है तो वो किस में आएगी? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो भी लाइव बर्थ हुआ है वो बच्चा है जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो नंबरिंग यूज़ की जाती है वो क्या होती है? 1 लाख। कितना? 1 लाख। यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको प्रेजेंट करते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको यदि यहाँ पर MMR में कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है लाइव बर्थ कितने पर? 1 लाख फीमेल पर। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कितना माना गया है? 45 to 50 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज, और जो फर्टाइल एज ग्रुप यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस इज डन बाय PSC मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के तहत PHC पर जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोसिस कर सकता है? प्रिजम्पटिव, सिंड्रोमिक, कन्फर्म या फिर लेबोरेटरी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर PHC में है, यदि किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है? प्रिजम्पटिव डायग्नोस। जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है? प्रिजम्पटिव। और जो IDSP प्रोजेक्ट है इसके जो कोर फंक्शन है, दैट मीन्स मेन फंक्शन है, वो क्या है? डिसीज का डिटेक्शन, नोटिफाई करना और प्रायोरिटी वाइज डिसीज को, लेबोरेटरी कंफर्मेशन, डेटा को रिपोर्ट करना, मैनेज करना, एनालिसिस करना
और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये सभी किसके तहत आएंगे? IDSP के तहत। तो IDSP प्रोजेक्ट हम एक सेपरेट क्लास में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से आपको जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इस टाइप के पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन इनको कंफर्म करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड एज। जब कोई डिसीज एक किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो तब हम उसके लिए क्या कहेंगे? एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक या फिर एंडेमिक। तो यहाँ पर उस डिसीज़ के लिए हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगी एंडेमिक डिसीज़। क्या होगी? एंडेमिक डिसीज़। और यहाँ पर क्योंकि साफ कहा है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रही है, लेकिन यदि यही डिसीज़ किसी कम्युनिटी में है, किसी गांव में है तो एंडेमिक होगी, लेकिन यदि यही डिसीज़ वाइड रेंज पर अफेक्ट करती है, यदि एक गांव से 10 गांव में तक हो जाती है या फिर पूरे एक देश में हो जाती है तो ये क्या कहलाएगी? एपिडेमिक। लेकिन यदि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे? पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स इज। यदि लो बर्थ वेट इन्फेंट क्या स्टेबल है तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा होगा गर्माहट देने के लिए, वार्म रखने के लिए? रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, कंगारू मदर केयर या फिर फोटोथेरेपी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन पूछा है यहाँ पर कि बेबी को वार्म रखना है बच्चा, लेकिन क्या है? स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट है। किससे हम अच्छा गर्माहट दे सकते हैं बच्चे को? KMC, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पूछा है, बच्चा LBW है लेकिन स्टेबल केस में है, तो हम किससे दे सकते हैं? कंगारू मदर केयर से। कैसे? कंगारू मदर केयर से भी बच्चे को वार्म रख सकते हैं। एक जो पर यहाँ पर ये कह सकते हैं KMC देने का ड्यूरेशन होता है, कितना होता है? 1 आवर तक। नेक्स्ट वन इज KMC कब तक दी जानी चाहिए? तो कुछ बुक्स में 2.5 kg दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 3 kg तक दिया हुआ है कि जब तक बच्चा 3 किलो का ना हो जाए, 3 kg का ना हो जाए, तब तक हमें KMC को कंटिन्यू रखना है। फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर है जो KMC दे सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टिव इन अ न्यूबॉर्न विथ स्केफॉइड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या सजेस्ट किया जाएगा जिस बच्चे को क्या स्केफॉइड एब्डोमेन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है न्यूबॉर्न बेबी को? ट्रैक्यूइसोफेगल फिस्टुला, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी में ये साइन दिख रहे हैं, स्केफॉइड एब्डोमेन दिख रहा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है। तो उस बच्चे को और क्या है जो हो सकता है जिसके कारण ही हो रहा है? तो वो क्या है? डायफ्रेगमेटिक हर्निया। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव एंजाइटी ड्यूरिंग एन अनॉक्सिक स्पेल्स इज। तो अनॉक्सिक स्पेल है यदि किसी के लिए तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन मॉर्फिन या फिर इंजेक्शन प्रोप्रेनॉल या फिर इंजेक्शन इंडोमिथासिन। तो यदि किसी को अनॉक्सिक स्पेल है ये तो हम इसके लिए क्या कहते हैं? इंक्रीज साइनोसिस विथ शॉर्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर साउंड, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है कभी कभी। तो इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी? इंजेक्शन मॉर्फिन। क्या होगी? इंजेक्शन मॉर्फिन। साइनोटिक स्पेल्स भी हम जिसको कहेंगे, और ये क्या कहलाता है? एनॉक्सिक स्पेल्स। जनरली जो साइनोटिक स्पेल है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा? साइनोटिक स्पेल्स में बच्चों में जनरली देखने को मिलेगा, बच्चे बहुत देर तक रोएंगे, क्या करने लगते हैं? सांस चढ़ाना, जिसको हम हिंदी में बोलें तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनोटिक स्पेल। क्योंकि जब सांस ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से अनॉक्सिक स्पेल में क्या होगा? साइनोसिस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब साइनोसिस बढ़ेगा तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जो कि किसके कारण हुआ है? एंजाइटी के कारण हुआ है। तो क्या है? मॉर्फिन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी प्रेजेंट विथ रैकॉन आइज। तो यहाँ पर कौन सी चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है जो रैकॉन आइज में देखने को मिलेगी, या फिर रैकॉन आइज है तो कौन सी चाइल्डहुड डिसीज के साथ ही सिम्टम होंगे? रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रैब्डोमा सार्कोमा या फिर एविंग सार्कोमा। तो जो यहाँ पर रैकॉन आइज है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी
आँखों के दोनों साइड अराउंड बोथ आइज में क्या होगा, ब्रशेस देखने को मिलेंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आँखें आपको छिली हुई सी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वो क्या है, रैकॉन आइज, और रैकॉन आइज किस में देखने को मिलेगी, जिनको न्यूरोब्लास्टोमा हो। तो एक चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है, जनरली इस तरीके से आँखें हैं जो देखने को मिलेंगी। वो कब होगा, न्यूरोब्लास्टोमा में। तो एक तरीके का साइन भी हम कह सकते हैं रैकॉन आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। इस तरीके से यदि आपको आंखें एग्जाम में दी जाती हैं और पूछा कि ये क्या है, तो ये क्या है, रैकॉन्स आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। तो रिस्प्रिंग्स डिसीज में क्या होगा, जो गैंग्लियन सेल हैं वो क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। तो यहाँ पर रिस्प्रिंग्स डिसीज का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, जिसको मेगा कॉलोन भी कह सकते हैं। ऑप्शन में पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, निसेन फंडोप्लिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जो सर्जिकल प्रोसीजर होगा, किस सर्जरी के थ्रू हम रिस्प्रिंग्स डिसीज को या फिर जो कंजेनाइटल मेगा कॉलोन डिसीज है उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। सोप पुल थ्रो प्रोसीजर में क्या होगा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा को रेक्टम के यहाँ से पुल किया जाएगा थ्रू द नॉर्मल गैंग्लियोनिक वावल्स एंड ए गैंग्लियोनिक म्यूकोसलर कफ ऑफ द रेक्टम। तो यहाँ पर जनरली आपको इतना याद नहीं रखना है, प्रोसीजर का नाम याद रखें, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, जो कि नॉर्मल रेक्टम इस तरीके से होगा, कोलोन एंड रेक्टम। लेकिन जो रिस्प्रिंग्स डिसीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स, नर्व गैंग्लियोनिक सेल्स हैं क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो यहाँ पर श्रंकन रेक्टम, रेक्टम क्या होगा, धीरे धीरे श्रिंक रहेगा या फिर ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको किससे हम ट्रीट करेंगे, प्रोसीजर से, होगा सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज द डर्मल स्टेटिंग ऑफ जॉइंटिस यूज्ड इन क्लिनिकल गाइड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ जॉइंटिस वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर डर्मल स्टेनिंग है जॉइंटिस के लिए, दैट मीन्स आपकी स्किन कितनी येलो दिख रही है बिलिरुबिन लेवल बढ़ने के कारण, तो कौन सा जॉइंटिस का लेवल है जो आइडेंटिफाई करना है, तो ये किसने डेवलप किया था, वर्जीनिया अपगार ने। तो इन्होंने अपगार स्कोर दिया था, क्रैमर, सरनट या फिर एडगर रॉय। तो जॉइंटिस के लिए डर्मल स्टेनिंग बताया था, ये किसने दिया था, ये दिया था क्रैमर ने। इनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड क्रैमर स्केल या फिर हम क्रैमर स्केल कहते हैं, जो कि जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना है जिसके कारण जो बॉडी में येलोनेस देखने को मिलेगी। तो यदि डर्मल जोन फर्स्ट है, जिसके लिए क्या कहा है, फेस, यदि ओनली फेस पर दिखता है तो हम कितना बिलिरुबिन लेवल कंसीडर करेंगे, 4 to 6 mg/dl। चेस्ट अपर एब्डोमेन में डर्मल जोन सेकंड आएगा, लोअर एब्डोमेन एंड थाई में डर्मल जोन थर्ड, फोर्थ आता है आर्म एंड लोअर लेग्स में। यदि पाम्स और सोल्स में भी दिखता है, दैट मीन्स बिलिरुबिन लेवल कितना है, 15 से 20 mg/dl। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है डर्मल जोन को, फेस, चेस्ट अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड थाई, आर्म्स, लोअर लेग्स एंड लास्ट वन इज द पाम्स एंड सोल्स। तो यहाँ पर आपको इनका जो मॉडिफिकेशन, जो क्रैमर्स स्केल है, इसके लिए यूज़ की जाती है जॉइंटिस में बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसको चेक करने के लिए। और डर्मेटिकल क्यों कहा गया, क्योंकि आपकी बॉडी कितनी येलोइश टाइप से दिख रही है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसकी स्टेज जरूर आती हैं। क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ ग्रीफ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ग्रीफ की जो स्टेज है किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड, कोल्सबर्ग, जीन पियागेट या फिर एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। तो यहाँ पर जो स्टेज ऑफ ग्रीफ की 5 स्टेज दी थी, किसने दी थी एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ग्रीफ की स्टेज हैं, इनके अकॉर्डिंग ग्रीफ का मतलब है कि आपका कोई लव्ड वन कुछ हो जाता है, उसको आपकी जॉब चली जाती है, आपका कुछ चोरी हो जाता है, तो वही एक तरीके का ग्रीफ हम जिसको कहेंगे, दुख कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में बात करें। तो इनकी स्टेज हैं जो एग्जाम में आपको सीक्वेंस में लगाने आ सकती हैं। सीक्वेंस क्या होगा, पहले डिनाई होगा कि एंगर होगा कि बार्गनिंग होगी कि डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पर आपको DABDA के नाम से याद रखना है, क्या DABDA, इससे आपको इजी रहे। डिनाइल, यदि आपको पता चलता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर तो डिवोर्स यूज़ किया है वर्ड, लेकिन पता चलता है कि आपका रिजल्ट आया है, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन आप फेल हो गए, आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता।
देन आफ्टर आप एंगर, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले ने तो टॉप कर लिया, मैं क्यों फेल हो गया। फिर आएगा बार्गनिंग, आप अपने आप से कहेंगे कि पेपर तो मैंने अच्छा दिया लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। एंड देन वन, आप डिप्रेस्ड भी रहेंगे, दुख भी होगा आपको कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई है। लास्ट वन, आपको एट द लास्ट आपको एक्सेप्ट ही करना होगा कि आप फेल हुए हैं। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम का है जो एग्जाम्पल लिया, पेपर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन ग्रीफ की स्टेज है जो किसी लव्ड वन की डेथ, किसी की जॉब चली जाना, चोरी हो जाना, इन सभी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल होगी। तो डिनाइल, आप डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को, एक्सेप्ट। दूसरा आता है एंगर, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप बार्गेनिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। लास्ट वन, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन इज। तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिनकी एज 3 to 6 ईयर एज ग्रुप रहेंगे जनरली। तो यदि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो क्या होगा, रिग्रेशन होगा, फ्रिक्वेंट गिल्ट होगा, थम सकिंग होगा, या फिर इमोशनल स्विंग्स होंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होंगे उनमें क्या होगा, रिग्रेशन। क्या होगा, रिग्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर कुछ 5 से 6 क्वेश्चन साइकेट्रिक के ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मेडिसिन MOAI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, किसी एक को छोड़कर। फेनाल्जीन, नेफाजोडोन, ट्रांसाइक्लोप्रोमाइन या फिर आइसोकार्बोक्सिड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मेडिसिन है जो MOAI नहीं है, MOAI नहीं है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट में जनरली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है नेफाजोडोन है, क्या है, TC ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, TCA है, तो इसलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया एक्सेप्ट। तो सीजोफेनिया के सभी नेगेटिव सिम्टम है किसी एक को छोड़कर, दैट मीन्स एक क्या हो गया, पॉजिटिव सिम्टम हो गया। ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, लूज ऑफ एसोसिएशन। तो नेगेटिव सिम्टम कौन कौन से, यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, सोशल आइसोलेशन है, अफेक्टिव फ्लैटनिंग है, लेकिन लूज ऑफ एसोसिएशन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव सिम्टम में। 2 तरीके के सिम्टम होंगे, के सिम्टम होते हैं सीजोफेनिया में, एक तो होते हैं नेगेटिव और दूसरे होते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव सिम्टम में क्या होगा कि जो रिकवरी के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। बट जो पॉजिटिव सिम्टम है उसमें जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम है वो क्या है, अलोगिया, दैट मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट ऑफ अफेक्ट, पुअर अटेंशन, एविलेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ मोटिवेशन, एहेनेडोनिया, एग्जाम में आता है लैक ऑफ प्लेजर, दैट मीन्स आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड अटेंशनल डेफिसिट। तो यदि ये सिम्टम क्या है नेगेटिव, और इस तरीके के सिम्टम यदि पेशेंट में दिखते हैं तो रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आते हैं पॉजिटिव, जिसमें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट लैंग्वेज, थॉट डिसऑर्डर होगा जिसमें थॉट ब्लॉकेज होगा, लूज ऑफ एसोसिएशन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, लेकिन इसमें फिर भी चांसेस होंगे ठीक होने के। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दैट मीन्स एलोगिया, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग एंड लूज ऑफ एसोसिएशन। तो लूज ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये पॉजिटिव सिम्टम है, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव सिम्टम है सीजोफेनिया के। नेक्स्ट वन इज a person's tendency to make up a response to a question when she or he cannot remember the answer is known as। तो ऐसी टेंडेंसी आपको किसी पर्सन की बताना है कि वो आंसर देना चाहता है लेकिन उसको आंसर याद नहीं है, कैन नॉट रिमेंबर द आंसर। तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे हम, एग्नोसिया, मेमोरी लॉस, कन्फेबुलेशन या फिर अफासिया। तो क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जो पर्सन है जो आंसर देना चाहता है लेकिन उसको आंसर याद ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा, कॉन्फेबुलेशन। क्या कहलाएगा, कॉन्फेबुलेशन।
और एग्नोसिया का मतलब होगा द लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल, ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें पर्सन क्या करेगा ना वो अपने सामने वाले को पहचान पा रहा है। एग्नोसिया का मतलब होगा कि पर्सन की ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें वो किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को नहीं पहचान पा रहा। कन्फेबुलेशन का मतलब है कि वो कोई चीज़ बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। फैसिया का मतलब होगा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, वो किसी पर्सन से लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं फासिया को, जो कि पर्सन्स की ऐसी एबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट वन इज एन अनकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम थ्रेटनिंग और डिसटेस्टफुल सिचुएशन, रनिंग अवे फ्रॉम होम, forgetting past but not basic skills, inability to recall one's past, and often starting a new life with a new name are all characteristics of। तो यहाँ पर एक अनकॉन्शियस डिज़ायर जो आपके मन में पहले नहीं रही है लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया, आप घर से भाग गए, आपको अपना पास्ट अब कुछ भी याद नहीं, लेकिन जो काम आपसे बनता है वो आपको याद है, जो काम आपसे आता है आपको याद है, लेकिन आप किसी अपने के लिए जो भी पास्ट में आप छोड़ के आए उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपना नया नाम नई आइडेंटिटी के साथ है जो स्टार्ट कर लिया है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, एक तरीके से जो मूवीज़ में आपने देखा कि याददाश्त चली गई, पिछला पुराना कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपको काम वाम करना अपना सब कुछ आता है, तो वही यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, साइकोजेनिक एमनेसिया, साइकोजेनिक फ्यूग, मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर डीपर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, साइकोजेनिक फ्यूग। क्या करेंगे, साइकोजेनिक फ्यूग। नेक्स्ट वन इज अ पैटर्न ऑफ रिकरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट दैट रिजल्ट इन सीकिंग ट्रीटमेंट और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशन और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग एंड विच कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड बाय एनी नॉन मेडिकल कंडीशन, इट इज़ नोन एट। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन आपको निकल जो प्रॉपर तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम कहें कि प्रॉपर कुछ नहीं निकल रहा है, आपने अपना पूरा चेकअप करा लिया तब भी आपको कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन आपको मल्टीपल कंप्लेन है, आप कहते हैं मेरे हाथ पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जब आपके टेस्ट होते तो आपको कुछ भी नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिसोसिएशन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या फिर सोमेटोसेंसरी डिसऑर्डर। तो ऐसे केस में फिजिकल कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या होगा, सोमेटिक, आपकी बॉडी से रिलेट करता है। अब यहाँ पर आप बार बार चेकअप कराने जाते हैं लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच कंडीशन ड्रग क्लोजापाइन विल बी डिसकंटिन्यूड परमानेंटली। तो कौन सी कंडीशन में क्लोजापाइन है जो क्या रहेगी, परमानेंट तरीके से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लोजापाइन है एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको कॉन्ट्राइंडिकेट भी कर दिया जाता है, परमानेंटली डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। कब, तो यहाँ पर ऑप्शन में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट फॉल 2000 mm3, टोटल WBC काउंट फॉल्स बिलो 2000 mm3, टोटल WBC काउंट बिलो 5000। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्लोजापाम को परमानेंटली डिसकंटिन्यू कब कर सकते हैं। तो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोजापाइन, सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू किया जाता है जब पेशेंट का जो WBC काउंट है 2000 पर mm³ से भी कम हो रहा हो, तब हम इसको क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स लेबर पेन एंड लेबर पेन, ये हमने तीनों पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टर कौन से हैं। ऑप्शन में इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में फील होने लगते हैं, तो इस टाइम पर ना तो आपको फॉल्स लेबर पेन आएंगे ना ही ट्रू लेबर पेन आएंगे। लास्ट ऑप्शन है जो डी है क्या है, ट्रू लेबर पेन, रेगुलर, कंटिन्यूस, पेनफुल। अब यहाँ पर जो नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट है, फॉल्स लेबर पेन का साइन है। अब यहाँ पर आता है इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, है क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है।
जो कि पेनलेस रहेगा, इनफ्रिक्वेंट होगा और इरेगुलर होगा और जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद आपको फील होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज 5 clean practices under strategies for elimination of neonatal tetanus includes all except। तो 5 clean practice यूज़ की जाती है न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे बेबी को न्यूनेटल टिटनेस है जो ना हो पाए। तो कौन सी 5 क्लीन प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू WHO के यहाँ पे हम बताएंगे। तो ऑप्शन में क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग या फिर क्लीन द एयरवे। तो न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए जो 5 स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं, इनमें से वो कौन सी नहीं है। तो वो है क्लीन एयरवे और बाकी हैं कौन कौन सी WHO के अकॉर्डिंग। क्लीन अटेंडेंस हैंड, जो डिलीवरी अटेंड कर रहा है उसके हाथ क्लीन होना चाहिए, डिलीवरी सरफेस क्लीन होना चाहिए, क्लीन कॉर्ड कटिंग दैट मीन्स न्यू ब्लेड है जो रेजर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाना चाहिए, क्लीन स्ट्रिंग टू टाई द कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, टाई करने के लिए, क्लीन क्लॉथ टू रैप बेबी एंड मदर। ये क्या है 5 क्लीन चेन है WHO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और असाइलम इज रिफर्ड एज। तो यदि पेशेंट को हम टेम्पररी, परमानेंट नहीं कह रहे हैं, टेम्पररी क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल या असाइलम से, क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्ड, एस्केप या फिर पैरोल। तो यहाँ पर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, भागा नहीं है, तो हम भागा नहीं है हम क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड। जब पेशेंट अपनी खुद की मर्जी से भागना चाह रहा हो तो हम क्या कहेंगे, लामा। जब यहाँ पर पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया हो, कुछ अपने काम से जाना चाहता हो बाहर हॉस्पिटल और असाइलम के, तब वो क्या कहलाएगा, पैरोल। संजय दत्त को आपने खूब देखा होगा न्यूज़ में, वो जेल में थे तो बार बार पैरोल पर बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो यहाँ पर टेम्पररी डिस्चार्ज परमानेंट नहीं है, ध्यान से देखिए आप, परमानेंट कहते तो टर्मिनेशन होता, एब्सकॉन्ड एस्केप तब होता है पेशेंट भाग जाता बिना बताए, पेशेंट बता के जाता आपको तब वो होता लामा, लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है फुली, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसके साथ, वो क्या है, पैरोल। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साइड में आपने देखा होगा कि आपको वाटर है जो देखने को मिलता है, तो वाटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, डायरेक्ट है क्योंकि ड्राई गैस है, डायरेक्ट आप है जो नहीं दे सकते, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हॉट गैस एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेस ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ पर आपने देखा होगा जो वाटर लगा हुआ होता है, तो वो क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ड्राई गैस है और ड्राई गैस यदि आप डायरेक्ट बॉडी में भेजेंगे तो क्या होगा, ट्रैकिया में इरिटेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस को ये क्या करेगा, थिक करने का काम भी करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट है जो ड्राई गैस हम नहीं भेजेंगे, बाकी ह्यूमिडिफाई करके भेजेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोएनालिटिकल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विथ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज ग्रुप में आपको बताना है साइकोएनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एरिक्सन की जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग कौन सी होगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो एरिक्सन की स्टेज ऑफ साइकोएनालिटिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस एज ग्रुप में पूछा है, प्री स्कूल, स्कूल, एडल्ट, इस एज ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो एडोलेसेंस में क्या देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि इन्फेंसी में पूछें, इन्फेंसी का मतलब है 0 to 2 ईयर एज ग्रुप तक में पूछें, तब हम क्या कहेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टोडलर में पूछें तो टोडलर में क्या होगा, जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होगा। प्री स्कूल जो कि 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। चाइल्डहुड में पूछें दैट मीन्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें हम, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। लेकिन यदि यही चीज़ एडोलेसेंट में पूछे तो क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
एडल्ट में पूछें तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरली यही 5 ग्रुप तक का पूछा जाता है, 5 एडोलेसेंस एज ग्रुप तक का, लेकिन आपको एडल्ट का भी याद रखना है। नेक्स्ट इज बेंजोडाइज़ेपाम रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेंजोडाइज़ेपाम मेडिसिन है, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, एंजाइटी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करेगा? गाबा, डोपामाइन, सीरोटोनिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। तो बेंजोडाइज़ेपाम किस एंजाइटी ट्रीट कर रहे हैं हम, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट करेगा? गाबा पर। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब है यहाँ पर जो मैनिया के पेशेंट में ट्रीट की जाएगी लिथियम वाल्प्रोएट या फिर लिथियम मेडिसिन, तो कितना लेवल तक है जो सही रहेगा। आफ्टर दैट यदि ये डोज ज़्यादा होता है तो लिथियम टॉक्सिटी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो सीरम लिथियम लेवल कितना होना चाहिए? थेराप्यूटिक का मतलब है ट्रीटमेंट के लिए 2.5 to 3 MEQ पर लीटर, 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर, 1.5 to 2.0 MEQ पर लीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो सीरम लिथियम लेवल, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम कितना होना चाहिए? 0.8 से लेकर 1.2 MEQ पर लीटर तक। आफ्टर दैट क्या होगा? लिथियम टॉक्सिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑल्सो नोन एज। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल के लिए क्या कहा जाता है? ब्रैग्मा, लैम्डा सूचर्स या फिर पोस्टीरियर सूचर्स। तो जो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल है इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? ब्रैग्मा। पोस्टीरियर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लैम्डा। क्या है? एंटीरियर के लिए ब्रैग्मा और पोस्टीरियर के लिए लैम्डा। एंटीरियर जो फॉन्टेनेल है जहाँ पर फ्रंटल, कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर्स क्या होंगे? जंक्शन है जो कि डायमंड शेप का होगा और 18 महीने में क्लोज होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है, आपको एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्लोज होना पूछे तो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है जो क्लोज होगा, जो कि जिसके लिए दूसरा नाम क्या यूज़ किया है? लैम्डा शेप का होगा, ट्रायंगुलर शेप का, जो कि 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ द स्पर्म फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। तो स्पर्म डायरेक्ट तो ओवम को पेनिट्रेट नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ केमिकल होंगे जो ओवम का जो जोना पेलुसिडा एरिया है उसको पेनिट्रेट करने का काम करेगा। तो स्पर्म का जो हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल रहेगा? फॉर्मिनिल, एसिटाइल कोलिन, हाइलोयूरिनेडेज या फिर HCl। तो जो स्पर्म का हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल होगा जो कि ओवम को पेनिट्रेट करेगा? तो होगा हाइलोयूरिनेडेज। ये देखिए यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा एरिया है इंटरनल, इसको पेनिट्रेट कौन करेगा? एक्रोमियल टिप है जो यहाँ पर जो केमिकल है हाइड्रोनिलेज है इसको पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि स्पर्म तो मिलियंस में रिलीज होते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर के कारण क्या हो जाते हैं? सभी यहीं पर मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं वही इसको पेनिट्रेट कर पाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन हम जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करने के लिए जो एक्रोमियल टिप पर केमिकल होगा वो क्या होगा? हाइलोयूरिनेडेज। नेक्स्ट वन इज bleeding from or onto the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby is known as। जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना 28 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन बेबी डिलीवर होने के पहले क्या कहलाएगा? APH, इंट्रायूट्राइन डेथ, PPH या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज। तो क्या टर्म यूज होगा कि 28 वीक के बाद, जेस्टेशनल पीरियड 28 वीक है, लेकिन डिलीवरी के पहले, बेबी डिलीवर होने के पहले जेनाइटल ट्रैक्ट से वाया वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का कॉमन कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया। तो यदि आपको एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज पूछा जाता है तो प्राइमरी कॉज होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा। और अनकॉमन में फिर और भी हो सकते हैं, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है APH का एंटीपार्टम हेमरेज का प्लेसेंटा प्रीविया है जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा। फिर आते हैं एब्रप्टो वासा प्रीविया। जनरली APH किसके कारण होता है? प्लेसेंटल कॉज के कारण, प्लेसेंटा में कुछ